नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी में। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे टॉप 500 क्वेश्चनों की और इसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको 14 वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। आज का ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट नंबर 15 है ना। पार्ट नंबर कितना है? 15। ध्यान रखना, पार्ट नंबर ये 15, ठीक है। 15 नंबर पार्ट है ये। अच्छा, इस क्लास का या फिर इस पार्ट का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा, यानी दोनों पार्टों का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा साथियों। दोनों पार्ट मतलब एक पहला पार्ट मैंने आपको करवाया था और ये आपका दूसरा पार्ट है, तो दोनों का जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट है वो पिन किया हुआ आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ऊपर ऊपर आपको पिन किया हुआ मिलेगा, उसके अंदर आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, ये दो तरीके से दे रहा हूँ। यानी एक बार तो मैंने दे दिया प्रैक्टिस के लिए बिना आंसर के साथ, और वही पीडीएफ वापस मैंने दे दिया आंसर के साथ। आप दोनों तरीके से इन पीडीएफ को ले सकते हो, दोनों आपको मिलेंगे। अच्छे से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस पार्ट नंबर 15 की, और 15 नंबर वीडियो की बात करते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, हमारा फिजिक्स चल रहा था। मैंने आपको फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक करवा दिए, लगभग फिजिक्स है ना वो कंप्लीट करवा दी है मेरी तरफ से, है ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ताप से संबंधित, तापमान से संबंधित बातें, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। अब बहुत जल्द आपके लिए मैं थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कल ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद परसों से आपकी थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और थ्योरी क्लास में हम बिल्कुल बायोलॉजी से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, साथ में आपको मैं थ्योरी करवाऊंगा, साथ में आपको मैं उनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बहुत अच्छे जगह आप हो, बहुत अच्छे से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा सहयोग दो, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं 451 नंबर क्वेश्चन से 450 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको कल करवा दिया था। 451 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तरंग गति के संचरण के लिए माध्यम में कौन कौन से आवश्यक गुण हैं। यानी किसी भी तरंग की हमें गति का संचरण करना है, किसी भी तरंग का क्या करना है, संचरण करना है। तो कोई माध्यम है, ये मान लो यहाँ पर माध्यम है, और इस माध्यम में हमें कोई तरंग का संचरण करना है, तो उसके लिए इस माध्यम के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो साथियों ध्यान रखना, उनके उस माध्यम के अंदर जड़त्व का गुण होना चाहिए, उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, और उसका प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। अगर प्रतिरोध अल्प होगा ना, तभी वो तरंग क्या कर पाएगी, आगे चल पाएगी, वरना तो चल नहीं पाएगी अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो। उसमें प्रत्यास्थता का गुण भी होना चाहिए और उसमें जड़त्व का गुण भी होना चाहिए, है ना। और जड़त्व का गुण क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु है तो वो विराम अवस्था में, तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। अगर वो गति अवस्था में, तो वो गति अवस्था में रहना चाहती है, उसको बोलते हैं जड़त्व। तो ये तीनों के तीनों जिसमें गुण होंगे ना, उसी को हम क्या कहेंगे साथियों, उसी को कहेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, गति क्या कर, तरंग क्या करे, गति कर रही है। यानी माध्यम के ये गुण होने जरूरी हैं, तभी तरंग क्या कर पाएगी, गति कर पाएगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों, पीडीएफ में शायद ऑप्शन नंबर ए लगा दिया था, तो वो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा ना। ये मानवीय गलतियां होती हैं, पूरे 1000 क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चनों में ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है साथियों, लेकिन ज़्यादा आपको गलती नहीं मिलेंगी, है ना। थोड़ा सा इस बात को देख लेना, जिसने भी पीडीएफ लिया है वो देख लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 452 नंबर क्वेश्चन कि वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है। वस्तु का वेग, वस्तु का वेग बटे वस्तु का वेग बटे ध्वनि का वेग। वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग को क्या कहा जाता है। तो वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेक संख्या। क्या कहा जाता है, मेक संख्या कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, मेक संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। मेक संख्या कहा जाता है किसको, वस्तु के वेग को और ध्वनि के वेग को, ठीक है। ऑप्शन में शायद वहां पर वो दिया था, वो दे दिया था, डी दे दिया था, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये इस प्रकार से हो गया था टेढ़ा, यानी यहाँ पर तो आना था डी और यहाँ पर आना था ए, इस प्रकार से थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, इसलिए थोड़ा सा ये गलत हो गया शायद, है ना। तो वो भी धन पूर्णांक दे रखा था उस पीडीएफ में, लेकिन आपको करना क्या है, मेक संख्या करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मेक संख्या जो होती है ना, वो क्या होती है, वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग है, उसके अनुपात को मेक संख्या बोलते हैं। और मेक संख्या के द्वारा हम क्या करते हैं, वायुयान की चाल को मापते हैं। किसको मापते हैं, वायुयान की जो चाल है उसको मापते हैं मेक संख्या के द्वारा,
चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो थर्मामीटर होता है जिसको हम तापमान मापने में काम में लेते हैं, तो उसके अंदर आपका मरकरी काम आता है। मरकरी को हम बोलते हैं पारा। उसमें क्या काम आता है? पारा काम आता है। तो ये सभी को पता है भाई, जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है? थर्मामीटर में आपका मरकरी या फिर पारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? यानी यहाँ पर आपको सेंटीग्रेड में मान दे रखा है, तो आपको सेंटीग्रेड में बदलना है। देखिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, वो सूत्र याद कर लेना, हमेशा के लिए आपको याद रखना है। C/100 डिग्री बराबर F-32/212 डिग्री बराबर K-273 केल्विन बटे 373 - 273 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा R-0/80 - 0। ये आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अच्छा, C का मतलब सेंटीग्रेड, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन और R का मतलब र्यूमर। तापमान का एक मात्रक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? र्यूमर बोलते हैं। ठीक है ना, तो र्यूमर को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपको पूछ ले कि जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर सबसे कम तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो जल का जो तापमान होता है ना, वो कितना होता है? 0 डिग्री। यानी निम्नतम बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री। और हाईएस्ट बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो लेकिन फ़ारेनहाइट में निम्नतम बिंदु आपका 32 डिग्री होता है और निम्नतम बिंदु तो आपका कितना होता है? 32 डिग्री होता है, लेकिन हाईएस्ट बिंदु कितना होता है? 212 डिग्री होता है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैंने बात आपको बताई है फ़ारेनहाइट की। इसी प्रकार से आपको पूछ ले केल्विन की बात, भाई आपको पूछ लिया केल्विन में सबसे कम तापमान या फिर केल्विन में निम्नतम बिंदु कितना होता है? तो केल्विन में निम्नतम बिंदु 273 होता है और हाईएस्ट बिंदु कितना होता है? 373। अच्छा, र्यूमर की बात करें तो र्यूमर में 0 डिग्री क्या होता है? निम्नतम तापमान होता है और अधिकतम तापमान कितना होता है? 80 र्यूमर होता है। ठीक है, 80 डिग्री र्यूमर होता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आपस में इनको बदलना है। भाई आपको सेंटीग्रेड दे के ये पूछ ले फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट दे के आपको सेंटीग्रेड पूछ ले, फ़ारेनहाइट दे के आपको केल्विन में पूछ ले, केल्विन दे के आपको फ़ारेनहाइट पूछ ले, फ़ारेनहाइट दे के आपको र्यूमर पूछ ले, र्यूमर दे के आपको फ़ारेनहाइट पूछ ले। इस प्रकार से सभी का जो संबंध है वो इसी सूत्र से निकलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है? फ़ारेनहाइट आपको दिया है और निकालना क्या है? आपको सेंटीग्रेड निकालना है। देखिए तो आप क्या करोगे? C/100 बराबर F-32/212 - 32। यही सूत्र काम में लोगे, आगे वाले काम में नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दे ही नहीं रखे हैं, तो हम इनका उपयोग में नहीं लेंगे। अब देखिए C का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो C का मान ज्ञात करना है तो हम C लिख देंगे, बट्टा क्या कर दिया? 100 कर दिया, है ना, बराबर F का मान हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? F का मान ये दे रखा 32, तो F का मान हमें 32 दे दिया। 32 - 32 बटे 212 - 32। अब देखिए C/100 बराबर 32 में से 32 गया 0 बटे ये कितना बचा? 180। अब आपको पता है आप वज्र गुणा करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये 180 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री C बराबर 0। अब C का मान निकालोगे तो ये 180 कहाँ चला जाएगा? इसके भाग में, और इस 0 में आप 180 का भाग दोगे तो क्या आएगा? C बराबर 0 ही आएगा। क्या आएगा? C बराबर 0। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप याद रख सकते हो, यहाँ पर देखो निम्नतम बिंदु, ये निम्नतम बिंदु है। ये क्या है? निम्नतम बिंदु है किसका? फ़ारेनहाइट का। तो डिग्री सेंटीग्रेड का निम्नतम बिंदु क्या होगा? आपका 0 होगा, जो मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे और इसको निकाल के भी कर सकते थे। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। वैसे ये पूरी बातें जो है ना वो तो थ्योरी क्लास में बता पाऊंगा एकदम अच्छे से, आपको अंगुलियों के ऊपर याद करवा दूंगा। साइंस इतनी मेरी गारंटी है। जुगाड़ बताऊंगा आपको, है ना, जुगाड़ बताऊंगा साइंस कैसे याद होती है। जुगाड़ी आदमी बनाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 373 केल्विन किसके बराबर होता है? 373 केल्विन किसके बराबर है? देखो 373 यानी केल्विन को हमें किसके अंदर बदलना है? केल्विन को बदलना है सेंटीग्रेड में। तो हम सूत्र क्या लेंगे? C/100 बराबर केल्विन वाला लेना है, तो केल्विन 273 बटे 373 273 ये सूत्र होता है हमारा। तो C हमें ज्ञात करना है बराबर केल्विन का मान हमें 373 दे रखा है, तो 373 273
बटे ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, 100 बचेगा। यानी 273 में से 373 में से 273 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख सकता हूँ। यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, 100। नीचे भी 100 है, ऊपर भी 100 है, इनको काट दिया मैंने, क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अब ये 100 इसके साथ गुना करूंगा तो सी का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो 373 केल्विन जो है ना, 373 केल्विन, वो केल्विन पैमाने का अधिकतम बिंदु है ना, केल्विन पैमाने का अधिकतम बिंदु है जो मैंने आपको बताया था। तो सेंटीग्रेड पैमाने के अंदर अधिकतम बिंदु आपका क्या होता है, ए होता है। इस प्रकार से भी आप याद इनको रख सकते हो, वरना ये सूत्र मैंने आपको बता दिया, सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तापमान के ऊपर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है। यानी सेंटीग्रेड तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान किस डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बराबर होता है। तो साथियों निकाल के देखो इसका, ये याद रखना पड़ेगा आपको। यानी जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, इसके ऊपर सेंटीग्रेड और जो फ़ारेनहाइट है वो आपका बराबर होता है। यानी सेंटीग्रेड का मान और फ़ारेनहाइट का मान आपको बराबर मिलेगा, किस मान के ऊपर, -40 डिग्री मान के ऊपर। आप -40 डिग्री लेके देखो, एफ की जगह भी आपको कितना लेना है, 40 लेना है, और सी की जगह भी आपको कितना लेना है, सी लेना है। देखो C/100 बराबर F-32 बटे कितना आएगा, 180 कर दूं, यानी 212 में से 32 घटाएंगे 180 आएगा यहाँ पर। यानी 212 बटे, यहाँ पर देखो 200, ये दे रखा है ना मैंने, ये यहाँ पर बताया था। ये 212 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, है ना। तो 180 सीधा ही लिख दूं मैं। अच्छा, सी का मान भी हमें 40 लेना है, माइनस का 40, 40 नहीं माइनस का 40, -40 बटे, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, 100 ले लिया। अब यहाँ पर एफ का मान -40 लूंगा और माइनस क्या लूंगा, 32 लूंगा, बट्टा कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसको हल करूंगा तो -40 ये 180 इधर गुणा कर दूंगा, वज्र गुणा करूंगा तो इसके साइड गुणा हो जाएगा, और ये 100 किसके साथ गुणा हो जाएगा, इनके साथ। इनको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -72 को 100 से गुणा करूंगा कितना आएगा, -7200। ये -7200 आएगा। और ये जो है ना, ये इनको गुणा करो तो 18 चौके 72, 18 चौके कितना आ जाएगा, 72। ये भी माइनस का आएगा, तो देखो ये भी बराबर आया दोनों। यानी माइनस जो आपका होता है 40 डिग्री, उसके ऊपर फ़ारेनहाइट और आपका सेंटीग्रेड बराबर होता है। अब आपके थोड़ा सा डाउट होगा कि आपने ये माइनस वाला लिया, आप ये प्लस वाला लेके देखो, तो प्लस वाला लेके देख लो, आपका उत्तर नहीं आएगा बराबर, अलग अलग आएगा। देख लो, चाहे देख लो, अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये -40 वाला आपको समझ में आ गया होगा। अभी -40 डिग्री के ऊपर आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया भी ये 40 वाला लेके देखो, तो यहाँ पर मैंने 40 ले लिया, बट्टा क्या आएगा, 100 आएगा बराबर। यहाँ पर मैं 40 लूँगा, -32 बट्टे कितना आएगा, 180। तो यहाँ पर कितना हो गया, 40 गुणा 180 बराबर, ये 40 में से 32 घटाएंगे अब की बार घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, गुणा में कितना आ गया, 100। तो इसको गुणा करेंगे तब तो आएगा 7200, और इसको गुणा करेंगे जब तब कितना आएगा, 800 आएगा। तो अब ये बराबर है क्या, नहीं है। तो आपका -40 डिग्री के ऊपर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक आपको पूछा है। देखिए, दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ, एक टेबल मैं आपको बताता हूँ, वो टेबल आपको ध्यान रखनी है और याद आपको हो जाएगी, मैं आपसे दावा करता हूँ। देखिए, टेबल आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से एक टेबल बना देता हूँ आपके सामने, फिर आपको याद बहुत अच्छे से रहेगा। देखिए, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में लिख दिया मैंने, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में लिख दिया, यहाँ पर मैंने केल्विन में लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया र्यूमर के अंदर। किसके अंदर, र्यूमर के अंदर। ये मान मैंने लिख दिया निम्नतम मान, ये मैंने क्या लिख दिया, निम्नतम मान। और निम्नतम मान को हम हिमांक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हिमांक बिंदु भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वथनांक, यानी अधिकतम बिंदु। क्वथनांक का मतलब उबलने वाला जो बिंदु होता है वो क्या होता है, अधिकतम बिंदु होता है, अधिकतम बिंदु। अब देखो, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो निम्नतम बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिकतम कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ़ारेनहाइट के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे कम होता है, हिमांक बिंदु होता है। और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, केल्विन के अंदर 273 तो क्या होता है, सबसे कम होता है, 273 केल्विन तो सबसे कम होता है। और अधिकतम यानी क्वथनांक जो होता है वो 373 केल्विन होता है। ठीक है। अच्छा, र्यूमर की अगर बात करते हैं तो जो र्यूमर है ना, र्यूमर के अंदर 0 डिग्री र्यूमर तो आपका सबसे कम तापमान होता है, और 80 डिग्री जो र्यूमर है वो आपका क्वथनांक बिंदु होता है, या फिर
अधिकतम बिंदु होता है। अब यहाँ पर आपको पूछा है पानी का क्वथनांक, यानी क्वथनांक यानी अधिक बिंदु पूछा है, कौन से पैमाने के अंदर? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में आपका कौन सा होता है? ये वाला हो जाएगा 212, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पर आपको र्यूमर दे देता तो 80 हो जाता, यहीं पर आपको केल्विन दे देता तो आपका 373 हो जाता, लेकिन अब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगला है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक, वैसे तो ये सभी मात्रक हैं, लेकिन ये जो केल्विन मात्रक है ना साथियों, इसी को एसआई मात्रक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक। यही क्या है? हमारा एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक तो आपका केल्विन है, वरना ये सभी के सभी आपके क्या है? मात्रक हैं, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन है। अच्छा, पारे का एस्क क्या है? देखिए, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये दोनों के दोनों किसके हैं साथियों? ये लोहा के हैं, ये लोहा के हैं। और पायरोल्यूसाइट है ना, पायरोल्यूसाइट ये आपका मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का। तो कौन बचा? सिनेबार, ये किसका है? ये पारा का है। सिनेबार पारा का क्या है? एस का है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, उष्मा का मात्रक। उष्मा का मात्रक देखो, केल्विन किसका मात्रक है? तापमान का मात्रक है। अच्छा, पास्कल किसका है? दाब का है। और न्यूटन किसका है? तो न्यूटन आपका साथियों भार का भी है और बल का भी है। भार और बल दोनों का मात्रक आपका क्या है? न्यूटन है। अच्छा, जूल किसका है? तो जूल कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है और उष्मा का भी है। उष्मा का एक मात्रक और होता है कैलोरी, एक मात्रक और होता है कैलोरी, जो यहां पर नहीं दे रखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उष्मा मापने वाला यंत्र। अब देखिए, आप देख करके देखो। अच्छा, बैरोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा, तो बैरोमीटर के द्वारा हमारा जो मौसम है ना, मौसम, उसको मापा जाता है। मौसम को, मौसम आंधी आएगी, शुष्क दिन रहेगा, या फिर नमी वाला दिन रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बैरोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। और बैरोमीटर के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? पारा का उपयोग करते हैं। पारा धातु इसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से आपको नाम, मल्टी से आपको पता चल रहा होगा, यानी कई चीज़ों को मापेगा। किस किस को? जैसे प्रतिरोध को मापना हो, धारा को मापना हो, है ना, वोल्टता को मापना हो, तो इनको एक साथ मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। वैसे इनको अलग अलग मापने के लिए, वोल्टता को मापने के लिए वोल्ट मीटर, धारा को मापने के लिए धारा मीटर, या फिर जिसको हम एमीटर भी बोलते हैं, और प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन इनको एक साथ मापना हो तो हम मल्टीमीटर का उपयोग कर लेते हैं। अब आपका बचा है पायरोमीटर। पायरोमीटर आपका उच्च तापमान ज्ञात करने के काम आता है। उच्च तापमान, पायरोमीटर उच्च तापमान, यानी हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी हो गया, हमारा सूर्य हो गया, सूर्य की जो सतह होती है ना, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतने बड़े तापमानों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये आपका तापमान मापने का हो गया। तो उष्मा मापने वाला उपकरण कौन सा हो गया? कैलोरीमीटर हो गया, क्योंकि उष्मा का मात्रक ही कैलोरी है ना, तो इसलिए कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च ताप मापने वाला उपकरण कौन सा है? उच्च ताप को मापने वाला उपकरण कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया था, पायरोमीटर को हम किसके रूप में काम में लेते हैं? पायरोमीटर को हम काम में लेते हैं उच्च तापमान मापने में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बोलामीटर नहीं है, ये आपका बैरोमीटर है यहाँ पर, ठीक है ना। बैरोमीटर, मल्टीमीटर और बैरोमीटर मैंने आपको बता दिया, कैलोरीमीटर मैंने आपको अभी बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है कि यदि बंद कमरे में पंखा चलता रहे तो कमरे के की जो वायु है उसका ताप बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है? भाई कुछ तो नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। ये अपरिवर्तित भी नहीं रहेगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। अब आपको यहां पर डील करनी है, ये दो हमने काट दिए, इन दोनों में डील करनी है आपको कि भाई कमरे का ताप है ना, वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। भाई एसी जो होती है, एसी जो होती है, एयर कंडीशनर जो होता है, वो क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन पंखा जो होता है ना, पंखा अगर चलता रहेगा तो हमारे कमरे का तापमान बढ़ जाता है। हमारे कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उसका कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पंखा होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? मोटर पाई जाती है। और जो मोटर वगैरह होती है ना, इसके अंदर एक उष्मीय प्रभाव पाया जाता है, जो मैंने आपको कभी बताया भी होगा। उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव का मतलब कोई भी जो विद्युत युक्ति होती है, जब वो काम करती है तो उसमें उसकी क्षमता का कुछ मात्रा, उसकी क्षमता की कुछ मात्रा उष्मा का रूप ले लेती है। और उष्मा क्या होती है? गर्म होती है। और वो उष्मा उस मोटर से निकलेगी और वो वायु के कणों में इस प्रकार से फैल जाएगी और संवहन विधि के द्वारा पूरे कमरे में फैल जाएगी, जिसके कारण पूरे कमरे का तापमान क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है। किसके कारण? इस उष्मीय प्रभाव के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा हमारे कमरे का तापमान बढ़ा देती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा साथियों। क्यों? क्योंकि वही कारण होगा, क्योंकि ये जो फ्रिज है ये भी तो किसके ऊपर काम करता है? विद्युत धारा पर काम करता है। अब जो विद्युत धारा पर काम करने वाली जो युक्ति होगी उसमें आपको ऊष्मीय प्रभाव मिलेगा, यानी वो गर्म होगी, वो गर्म होगी। यानी कोई भी मोटर होती है, कोई पंखा होता है या कोई आपका फ्रिज वगैरह होता है, जब उसको हम क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो वो उपकरण गर्म हो जाता है, वो उपकरण गर्म हो जाता है और उस गर्मी को ही हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। और उसी ऊष्मीय प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है? वैसे तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है? हाइड्रोजन की। लेकिन हाइड्रोजन के बाद आपकी जल की होती है। हाइड्रोजन के बाद किसकी होती है? जल की। वैसे विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन की। लेकिन हाइड्रोजन के बाद किसकी होती है? तो हाइड्रोजन के बाद होती है जल की। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। हाइड्रोजन के बाद विशिष्ट ऊष्मा जल की अधिक होती है। ठीक है ना? अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं किसी इकाई द्रव्यमान का, कोई इकाई मात्रा है, कोई इकाई मात्रा है और इस इकाई मात्रा का हमें तापमान बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान हमें कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी उस ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? उस ऊष्मा को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। यानी किसी भी युक्ति का या भी किसी भी द्रव्यमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, लेकिन जल इसके बाद जल की 2 नंबर ये है, 1 नंबर ये है। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप के ऊपर होता है? तो देखिए मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। एक बात मैं आपको घनत्व की बताता हूँ, है ना, और एक मैं आपको बताता हूँ आयतन की। दोनों बातें आपको याद रखनी है साथियों। अब याद कैसे रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए घनत्व बात पानी की है, पानी की बात है तो देखिए पानी एक अजीब तरह का व्यवहार करता है। पानी एक अजीब तरह का व्यवहार करता है। वैसे ये वीआईपी आदमी है, मतलब जो पानी है ना वो एक प्रकार का वीआईपी पदार्थ है। कैसे? ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल में भी, मतलब तरल पदार्थ में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है। इसलिए इसको वीआईपी पदार्थ नाम दे सकते हैं हम। ये वीआईपी है इसलिए तीनों जगह, तीनों रूप में मिलता है। तो ये जो पानी है ना इसका रूप अलग प्रकार का होता है। ये अजीब तरीके की घटनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे घनत्व की बात करते हैं तो 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक इसको क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे। तो इसका जो घनत्व है ना, तो इसका घनत्व जो होगा वो क्या होगा? तो इसका घनत्व साथियों क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। और 4 डिग्री के बाद, 4 डिग्री के बाद आगे अगर हम जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? घनत्व घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे मान लो ये पानी, कोई पात्र में पानी रख रखा है, बिल्कुल ठंडा है ना, इसका तापमान 0 है। अब इसको हम गर्म करेंगे। अब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तब तक तो इसका घनत्व बढ़ता रहेगा। और 4 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। 4 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा? अधिकतम। उसके बाद ये घटना लगेगा, उसके बाद घटना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो अधिकतम घनत्व किस डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन आयतन के बारे में आपको ध्यान रखना, आयतन घनत्व का उल्टा होता है। आयतन घनत्व का उल्टा होता है। इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक आयतन क्या होगा? घटेगा। आयतन घटेगा। और 4 डिग्री से आगे अगर चलेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि पानी का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है? तो सबसे कम आपका होगा 4 डिग्री पर। और आयतन अधिकतम होता है 4 डिग्री पर, और घनत्व अधिकतम होता है, और आयतन क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि आयतन और घनत्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं घनत्व और आयतन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने 469 नंबर क्वेश्चन। 469 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ के रूप में किसको जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ना उसके रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है।
ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए तो वह उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर। क्योंकि साथियों मैं आपको बताता हूं दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव होता है। दाब का प्रभाव आपको एक तो ध्यान रखना है गलनांक के ऊपर, और एक आपको ध्यान रखना है कमथनांक के ऊपर। गलनांक और कमथनांक दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। गलनांक के ऊपर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होता है। गलनांक तो क्या होता है, कम, यानी दाब को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर दाब को हम बढ़ाते हैं तो गलनांक कम होता है, लेकिन कमथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक। गलनांक कम होता है लेकिन कमथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। दाब बढ़ाने पर कमथनांक अधिक होता है, इसीलिए साथियों जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पकता है, क्योंकि उसके अंदर कमथनांक अधिक हो जाता है। क्योंकि दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा ना, तो दाब बढ़ने पर क्या हो जाता है, कमथनांक बढ़ जाता है। अब कमथनांक बढ़ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमथनांक पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था पानी का, अब कमथनांक बढ़ गया, इसका मतलब वो 110 120 150 यहाँ चला जाएगा। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहीं पर आपको क्या कर देता, कमथनांक का नाम कम उबलने की बजाय गलने की बात दे देता, क्योंकि उबलने का मतलब कमथनांक होता है, उबलने का मतलब कमथनांक और गलने का मतलब गलनांक। तो यहाँ पर आपको उबलने की बात दी, इसका मतलब कमथनांक की बात दी है। यहीं पर आपको गलने की बात दे देता, गलनांक की बात दे देता, तो आपका यहाँ पर उत्तर होता कम ताप पर, है ना, क्योंकि गलना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है। यानी कोई ठोस है, कोई ठोस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठोस को गर्म कर रहे हैं। तो साथियों ठोस को गर्म करने पर वह सीधा ही किस में बदल जाता है, कोई ठोस सीधा ही गर्म गैस में बदल जाता है, गर्म करने पर गैस में बदल जाता है, तो उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और शायद मैंने वहां पर वाष्पीकरण कर दिया है पीडीएफ में, थोड़ा ध्यान से देख लेना उसको। पीडीएफ में वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण द्रव से गैस बनना, द्रव से गैस बनना, द्रव से गैस बनना आपका क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण। द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण, और ठोस से गैस बनना आपका ऊर्ध्वपातन। अच्छा संघनन क्या होता है, तो संघनन के बारे में आपको बता दूं साथियों, संघनन का मतलब होता है गैस से द्रव बनना, गैस से क्या बनना, द्रव बनना। और एक होता है संगलन, एक क्या होता है, संगलन, एक होता है आपका संगलन। अच्छा संगलन का मतलब क्या होता है, संगलन का मतलब होता है ठोस से द्रव बनना, ठोस से क्या बनना, द्रव बनना, यानी गलना। तो ठोस गलेगा, द्रव बनेगा, संगलन। संघनन यानी, संघनन का मतलब कोई गैस है वो द्रव बन जाए, और कोई ठोस सीधा गैस बन जाए, या फिर कोई गैस सीधी ठोस बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और जब द्रव गैस में बदल जाए तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अवसादन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ के जो कण हैं, उस तरल पदार्थ के जो कण हैं वो अगर पेंदे में बैठ जाते हैं, पेंदे में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तु किस ताप पर गर्म करने पर आपको सफेद दिखाई देगी। यानी वो तापमान की, वो तापमान आपको बताना है जिस तापमान के ऊपर वस्तु को गर्म करने पर वह हमें सफेद दिखाई देगी। तो साथियों ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमें वस्तु कैसी दिखाई देने लगती है, सफेद दिखाई देने लगती है। कैसी, सफेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो विकिरण की जो तीव्रता है साथियों, वो यहाँ पर लेक्टोमीटर नहीं आएगा, यहाँ पर एक्टिनोमीटर आएगा। क्या आएगा, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अच्छा लेक्टोमीटर के द्वारा तो क्या किया जाता है, दूध की शुद्धता को मापा जाता है, दूध की शुद्धता को, दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है, लेक्टोमीटर के द्वारा। और एक्टिनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, एक्टिनोमीटर के द्वारा विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है, एक्टिनोमीटर के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर ये रूडोमीटर नहीं है, यहाँ पर ये यूडोमीटर है। यूडोमीटर की बात करते हैं तो यूडोजोमीटर है ना, वो क्या करता है, वर्षा मापक यंत्र होता है। क्या होता है, वर्षा मापक यंत्र, ये वर्षा को मापता है, वर्षा मापक यंत्र। पायरोमीटर मैंने आपको बताया था उच्च तापमान को मापने में काम आता है, और थर्मामीटर तापमान को मापने में काम आता है, कम डिग्री का तापमान। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, लेक्टोमीटर आएगा। ठीक है। चलिए उम्मीद कर सकता हूँ साथियों बहुत अच्छे से आपने इन क्लासों को देखा होगा। इसके बाद मेरी सिर्फ और सिर्फ एक क्लास और आएगी, कल एक क्लास आएगी, उसके बाद मैं आपको क्या करवा दूंगा,
थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा। अगर आपका सहयोग बना रहा साथियों, अगर आपका प्यार प्रेम बना रहा, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप ACF यानी वनपाल या वनरक्षक की तैयारी करते हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी करते हो, चाहे आप रीट की तैयारी करते हो, चाहे आप NTPC की तैयारी करते हो, चाहे आप ग्रुप D की तैयारी करते हो, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो साथियों, इतनी अच्छी साइंस करवा दूंगा कि आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसे देके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार विश्वास करके पढ़ना, 2-4-5 क्लास लेके देखना, फिर आपको पता चलेगा कंटेंट आपको कैसा मिलता है। कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, बस आपको कंटेंट ज़बरदस्त दूंगा, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।